हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस के बारे में। आप जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप उनके साथ किस तरह से काम कर सकते हैं और उनको हम रियल वर्ल्ड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है। सिंक्रोनस लैंग्वेज का मतलब है कि जो कोड लाइन्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। सो जैसे ही फर्स्ट लाइन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगी कम्प्लीटली, तभी जाके जो नेक्स्ट कोड लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इन केस अगर पहली वाली लाइन में एरर होगा तो फिर दूसरी जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो एक सिंपल एग्जांपल जो एक सिंक्रोनस कोड की होगी वो आप मेरे बिहाइंड देख सकते हैं। console.log1, console.log2 और console.log3। इस तरह से हम एक सिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं। ये बेसिक एग्जांपल है जो कि हम सिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास एसिंक्रोनस कोड। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जो कोड है वो सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता है। वो जो भी डेटा पहले अवेलेबल होगा वही डेटा यूज़ होगा। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है। मतलब कि जो भी कोड लाइन्स एग्जीक्यूट होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। सो हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह से एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं? अगर हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में तो फिर हमारे पास एक किस्म का जो कोड एग्जाम्पल है वो है console.log1 set timeout console.log3। सो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि एक एसिंक्रोनस कोड है। सो जावास्क्रिप्ट में हम कॉलबैक्स को यूज़ करते थे, लेकिन अब हमारे पास एक नया तरीका आया है जावास्क्रिप्ट में जिसको हम कहते हैं प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इसको समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, बट ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज इस वीडियो में हम लोग इसी प्रॉमिसेस पे बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो ये वीडियो होने वाली है इसमें आपको सब कुछ प्रॉमिसेस के रिलेटेड पता चले। बेसिकली प्रॉमिस एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास अवेलेबल है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसे एक प्रॉमिस करते हो कि आप उसके लिए खिलौना लाओगे। सो आप एक बच्चे से एक प्रॉमिस कर रहे हो, आपसे एक वादा कर रहे हो कि मैं ये टॉय आपके लिए लाऊंगा। सो प्रॉमिस में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। पहले जो आप प्रॉमिस कर रहे हो सो उस टाइम पे ये प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में है, क्योंकि अभी आपने ना तो प्रॉमिस को फुलफिल किया है ना तो आपने उसको ब्रेक किया है। और जो प्रॉमिस है इसके कुछ स्टेट्स हैं। जब उस बच्चे को आप ये टॉय ला के दोगे तो फिर आप अपने प्रॉमिस को कैप्ट करोगे या फुलफिल करोगे। लेकिन अगर आप वो टॉय नहीं लाओगे तो जो आपका जो बच्चा है, जो भी आपके घर में बच्चा होगा, तो आप उसकी उससे जो आपने प्रॉमिस की है वो आप तोड़ रहे हो। इस तरह भी सेम कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिसेस का। प्रॉमिसेस बेसिक कंसेप्ट है, बस आपको इसका सिंटेक्स जो है वो सीखना पड़ेगा और जो लिटिल बिट इन्स एंड आउट्स है वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। इस वीडियो में ये एम कर रहा हूँ कि मैं आपको प्रॉमिसेस आसानी से समझा सकूँ। सो प्रॉमिस लिखने के लिए मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँगा। मैं इस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से प्रॉमिस का सिंटेक्स लिख सकते हैं। जिस तरह से फंक्शन का अपना सिंटेक्स होता है या वेरिएबल्स का अपना सिंटेक्स होता है, फॉर लूप्स का अपना सिंटेक्स होता है, उसी तरह से प्रॉमिस का भी अपना एक सिंटेक्स है। और बेसिकली जो प्रॉमिस है इसको हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। वो मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों बोलते हैं। या जब आप बहुत सारे ऑनलाइन रिसर्च पेपर्स पे देखोगे कि वहाँ पे आप देखोगे कि कह रहे हैं कि प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर, तो वो भी मैं आपसे वो जो डाउट है वो भी क्लियर करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रॉमिस किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। आप इस सिंटैक्स को अपने कोड एडिटर में भी लिख सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने ब्राउज़र के अंदर लिखें, क्योंकि वहाँ पे ब्राउज़र में एक जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, जो एक एनवायरनमेंट है, वो पहले से क्रिएट किया हुआ है। सो जो टाइम आपको लगेगा अपना ब्राउज़र या अपना जो एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट वो सेटअप करने में, वो थोड़ा सा बच जाएगा। सो आप अपने ब्राउज़र में जा सकते हैं और वहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाके console.log को खोल सकते हैं और आप उस console.log में ये सिंटैक्स लिखिए, न्यू प्रॉमिस, और फिर उसके अंदर एक फंक्शन दीजिए जिसको हम एग्जीक्यूट फंक्शन कहते हैं। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फिर आपको आउटपुट मिलेगा। सो ये इसका बेसिक आउटपुट है। सो ये बेसिक सिंटैक्स है प्रॉमिसेस का। इस तरह से आप प्रॉमिसेस को लिख सकते हैं। प्रॉमिसेस का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से आप किसी से प्रॉमिस करते हो तो उसमें कुछ ऐसे पहलू आते हैं कि आप उस प्रॉमिस को रखते हो या फिर तोड़ते हो। उसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी है। ये यहाँ पे एक वैल्यू को डिफाइन करता है कि वैल्यू होगा या नहीं होगा, या डेटा अवेलेबल होगा या नहीं होगा, वही यहाँ पे कंसेप्ट है। जब हम प्रॉमिसेस की बात करते हैं तो प्रॉमिसेस में
जो सबसे बड़ा मैजिक है वो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन का। एग्जीक्यूटिव फंक्शन हम किसे कहते हैं? जब हम प्रॉमिस की कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं, जो सिंटैक्स है, जब हम उसको लिखते हैं तो फिर हम उसके अंदर उस जो ब्रेसेस हैं उनके अंदर हम एक फंक्शन देते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन दी हुई है और उसके अंदर console.log हे आई एम बेसिक प्रॉमिस लिखा है। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहलाती है। इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फंक्शन जो है ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट होती है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं। या आप इसको एक IIFE भी कह सकते हैं, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। अगर आप उसको दूसरे सिंटेक्स में लिखोगे जो कि फंक्शन एक्सप्रेशन है हमारा, तो फिर वो IIFE होगी। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली होते है, उसको ये भी एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन है ये, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो बेसिक सिंटैक्स है प्रॉमिस का यही। आप न्यू लिखते हो और फिर प्रॉमिस लिखते हो और उन ब्रेसेस के अंदर प्रॉमिस भी आपको ये याद रखना है, प्रॉमिस एक फंक्शन है, ये कुछ नहीं है। जिस तरह से आप एक नॉर्मल फंक्शन को इन्वोक करोगे, बस आपको यहाँ पे न्यू कीवर्ड को प्रॉमिस के आगे लगाना है और फिर फंक्शन प्रॉमिस लिखना है और उसको इन्वोक करना है, कॉल करना है, और उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होगा। सो इसी फंक्शन में आपको पता चलता है कि जो प्रॉमिस है वो फुलफिल होगी या रिजेक्ट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉमिस की कुछ स्टेट्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, वो इसी फंक्शन पे डिपेंड करता है। अब आपको पता है कि प्रॉमिस किस तरह से क्रिएट करते हैं। बेसिक एक फंक्शन है, अब बस आपको इस फंक्शन के आगे न्यू कीवर्ड लगाना है जिससे ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन जाती है और उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन देनी है और उसके अंदर कोड लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉमिस की कुछ स्टेट्स हैं, मतलब कि प्रॉमिस कब फुलफिल होगी, कब रिजेक्ट होगी, उसको हम स्टेट कहते हैं। कि जो करंट स्टेट्स है प्रॉमिस का, उसको हम स्टेट कहते हैं। ये एक आप मान के चलिए एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें इनके साथ काम करना। सो आई होप आपको जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी टॉय की, वो आपको याद होगी। उसमें मैंने कहा था कि आप एक बच्चे से प्रॉमिस करते हो। सो जैसे ही आप मार्केट जाते हो, सो बच्चे को ये जहन में रहता है कि प्रॉमिस या तो फुलफिल होगी या रिजेक्ट होगी। सो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉमिसेस हैं उनकी 3 स्टेट्स हो सकती हैं। पहले पेंडिंग, जैसे आप मार्केट जा रहे हो तो तब तो प्रॉमिस पेंडिंग है, क्योंकि अभी आपने प्रॉमिस को पूरा किया नहीं है, ना तो आपने इसको तोड़ा है ना तो आपने उसको रखा है। और जो दूसरी स्टेट है वो है फुलफिल, मतलब कि आप प्रॉमिस को रखते हो, आप प्रॉमिस को फुलफिल करते हो। और जो तीसरी स्टेट है, जो या आप कह सकते हो जो तीसरा स्टेट्स है वो है रिजेक्टेड, या आप कह सकते हो ब्रोकन, या तो आप प्रॉमिस को तोड़ सकते हैं या रख सकते हैं। सो ये 3 स्टेट्स हैं बेसिकली प्रॉमिसेस के। सेम जावास्क्रिप्ट में मिलता है जिस तरह से रियल लाइफ में आपको मिलता है। एक प्रॉमिस या तो रखी जाती है या तोड़ी जाती है, यहाँ पर भी सिंपल है, बस आपको सिंटैक्स ध्यान में रखना है। और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसमें किस तरह से हम फुलफिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ जो मैजिक है प्रॉमिस का वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर होता है। सो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ये सब इसी का कमाल है। मैंने आपको कहा था कि हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन में बात करेंगे, सो मुझे लगता है कि अब जाके हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे बात कर सकते हैं। सो ये एक बैकबोन है प्रॉमिस का, सब कुछ इसी के अंदर होता है। ऑल्सो मैंने आपको ये भी कहा था कि हम इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। या आप बहुत सारे पेपर्स में या जो बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट हैं या बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो कहेंगे प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर। आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा कि सभी लोग प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो इसको हम बेसिकली प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो फंक्शन है प्रॉमिस फंक्शन, ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम किस फंक्शन को कहलाते हैं? जो फंक्शन हमें रिटर्न करेगी एक ऑब्जेक्ट को, उस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाते हैं। और ये ऑटोमेटिकली होता है, जब आप न्यू कीवर्ड किसी फंक्शन के साथ लगाते हो तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन जाती है। ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर तो जो प्रॉमिस का सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। उस पर भी मैं किसी दिन बात करूँगा न्यू कीवर्ड पे, वो भी वीडियो में जल्दी ही बनाऊँगा। सो अगर हम एक प्रॉमिस को फिर से लिखेंगे, आप अपने ब्राउज़र को खोलिए और ये जो मैं कोड आपको दिखा रहा हूँ आप इसको अपने ब्राउज़र के अंदर टाइपिंग कीजिए, constant from obj इक्वल न्यू प्रॉमिस, और फिर हम एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन दे रहे हैं जिसके अंदर मैं इस फंक्शन को पास कर रहा हूँ 2 आर्ग्यूमेंट्स, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ये जो 2 फंक्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं 2 फंक्शंस की वजह से जो प्रॉमिस का स्टेट्स है, प्रॉमिस की स्टेट है, वो चेंज होती है। रिजॉल्व और रिजेक्ट की वजह से इनका यही सबसे बड़ा काम है। ये स्टेट
ऑफ प्रॉमिस को चेंज करते हैं। आपको ये याद रखना है, अभी से आप ये चीज़ याद रखिए कि रिजॉल्व और रिजेक्ट स्टेट ऑफ प्रॉमिस चेंज करते हैं। सो प्रॉमिस की स्टेट किस तरह से चेंज होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉमिस जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसको बोलते हैं प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर। सो जब हम प्रॉमिस लिखते हैं सो ये हमें एक रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट को। सो ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉमिसेस में भी बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसमें इम्प्लीमेंट की गई है कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो कि हिडन है जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर, और उनमें से एक प्रॉपर्टी है प्रॉमिस स्टेट। इस प्रॉमिस स्टेट से आपको पता चलता है कि जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हुई है या रिजेक्ट हुई है या स्टिल पेंडिंग है। सो इस प्रॉमिस स्टेट को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया कि रिजॉल्व और रिजेक्ट दो फंक्शंस है जिससे हम इस प्रॉमिस स्टेट को, जो इंटरनल वेरिएबल है या इंटरनल प्रॉपर्टी है प्रॉमिस की, हम इसको चेंज कर सकते हैं इन दो चीज़ों से। सो इन दो फंक्शंस का यही रोल है। और कोड के अंदर अगर आप देखेंगे मैंने लिखा है लेट num इज इक्वल टू 1 इफ num इज इक्वल टू 1 रिजॉल्व करेक्ट एल्स रिजेक्ट। सो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ और फिर एक कंडीशनल में चेक कर रहा हूँ कि जो नंबर है वो 1 के बराबर है या नहीं। अगर वो 1 के बराबर है तो मैं इस फंक्शन को रिजॉल्व कर रहा हूँ। रिजॉल्व का मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो आप करेक्ट पे भी ध्यान मत दीजिए, मैं आपको बाद में बताऊँगा। रिजॉल्व जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट इंजन को यहाँ से मैसेज दे रहा हूँ कि जो हमारी प्रॉमिस है इसके अंदर जो इंटरनल प्रॉपर्टी प्रॉमिस स्टेट है उसको आप चेंज कीजिए फुलफिल्ड में। अगर नंबर जो हमारा 1 है अगर ये इक्वल टू 1 नहीं है तो फिर इस प्रॉमिस को आप रिजेक्ट कीजिए। सो जो आपका इंटरनल प्रॉमिस स्टेट प्रॉपर्टी है उसको आप रिजेक्टेड लिख लीजिए। सो यही सबसे बड़ा काम है रिजॉल्व और रिजेक्ट का। और ये जो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ रिजॉल्व और रिजेक्ट को, ये भी हमें फिर मदद करेगा जब हम मेथड्स पे पहुंचेंगे लाइक डॉट देन डॉट कैच, तो ये चीज़ें हमें वहीं पर हेल्प करती हैं। तो इनमें से ये जो करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है ये या कहाँ पे ये रिटर्न होता है, मैं आपको वो आगे जाके बताऊंगा। आपको ये याद रखना है, फिर से मैं बताऊंगा कि जो रिजॉल्व और रिजेक्ट है इसका सबसे बड़ा काम है कि जो प्रॉमिस स्टेट इंटरनल प्रॉपर्टी है प्रॉमिस की उसको ये चेंज करता है, या तो इसको वो फुलफिल में चेंज करेगा या रिजेक्ट में। सो आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग स्टेट से या तो फुलफिल्ड होगी या फिर रिजेक्टेड होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉमिस को फुलफिल्ड से रिजेक्टेड तक लाओगे या रिजेक्टेड से फुलफिल्ड लाओगे। एक बार जो प्रॉमिस पेंडिंग से एक स्टेट उसकी चेंज हो गई तो फिर वो प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगी, उसको हम कहते हैं प्रॉमिस सेटल हो गई। सो ये बहुत सारा जो मैंने आपको बताया, जो बहुत सारी नॉलेज आपको दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटर फंक्शन, रिजॉल्व रिजेक्ट, इसका क्या काम है, और जो इसमें जो आर्ग्यूमेंट डालते हैं हम, जिसमें मैं अभी बात करूँगा, वो भी आपको भी पता चलेगा कि जो मैंने करेक्ट और इनकरेक्ट दिया है ये कहाँ पे जाएंगे। बट उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर ये एक फंक्शन है जो हमें रिटर्न करती है एक ऑब्जेक्ट को। सो कुछ इसकी कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि उसी जो वो प्रॉमिस है जब आपको पता होंगी कि वो प्रॉमिस एक्चुअल में क्या काम करते हैं तब जाके आप मास्टर लेवल तक प्रॉमिस को समझ सकते हैं। सो मैं यही कोशिश करूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट हिडन प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप जो है आप प्रॉमिसेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि जो भी बर्डन्स हैं आपको जो प्रॉमिसेस को सीखने में आ रही हैं वो आप फेस ना कर पाओ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉमिस स्टेट। प्रॉमिस स्टेट के बारे में मैंने पहले भी बात की है। इससे हमें पता चलता है कि जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग स्टेट में है या फुलफिल हुई है या रिजेक्ट हुई है, और इसका जो वैल्यू है वो हमेशा स्ट्रिंग रहता है, और इसके 3 ही वैल्यूज हो सकते हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड या रिजेक्टेड। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, जब हम रिजॉल्व को कॉल करते हैं तो फिर जो प्रॉमिस स्टेट प्रॉपर्टी है उसमें जो वैल्यू रहेगा वो है फुलफिल्ड स्ट्रिंग का। अगर हम रिजेक्ट को कॉल करेंगे तो फिर उसमें वैल्यू रहेगा रिजेक्टेड। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है प्रॉमिस रिजल्ट। जो पूरी प्रॉमिस होती है उसका जो वैल्यू, जो उसका रिटर्न वैल्यू होता है, उसका जो पूरा आउटकम होता है वो इसी प्रॉमिस रिजल्ट के अंदर होता है, और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, या खुद एक प्रॉमिस भी हो सकती है। सो इसमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये स्ट्रिंग होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, बूलियन, कुछ भी आप इस प्रॉमिस रिजल्ट हिडन प्रॉपर्टी में रख सकते हो। और वो जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगा, वो जो आप आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो रिजॉल्व को या रिजेक्ट को, वो प्रॉमिस रिजल्ट फिल हो जाएगा
उन आर्ग्यूमेंट से डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉमिस है वो पहले रिजॉल्व हुई है या पहले रिजेक्ट हुई है। अगर आपकी प्रॉमिस पहले रिजॉल्व हुई है तो फिर प्रॉमिस रिजल्ट का जो वैल्यू है वो रहेगा करेक्ट, और अगर आपकी प्रॉमिस रिजेक्ट हुई है तो फिर उस प्रॉमिस रिजल्ट का जो वैल्यू है वो रहेगा इनकरेक्ट। सो ये यूज़ है जो जब हम आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं रिजॉल्व और रिजेक्ट में। आपको फिर से मैं कह दूंगा, जब हम रिजॉल्व को यूज़ करते हैं तो फिर जो वैल्यू होगा वो प्रॉमिस रिजल्ट में आ सकता है, और रिजेक्ट का भी वैल्यू वहीं पे आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रॉमिस पहले रिजॉल्व हुई है या रिजेक्ट हुई है। अगर प्रॉमिस पहले रिजॉल्व हुई है तो उसमें जो प्रॉमिस रिजल्ट है उस पर जो डेटा होगा वो रिजॉल्व का होगा। अगर रिजेक्ट हुई है तो फिर जो डेटा प्रॉमिस रिजल्ट पे जो वैल्यू होगा वो रिजेक्ट का होगा। जो भी रीज़न है या कुछ भी जो हम रिजॉल्व करेंगे वो उसमें आ सकता है। सो डिपेंड करता है कि पहले प्रॉमिस रिजॉल्व होती है या रिजेक्ट होती है। फिर हमारे पास आते हैं दो इम्पॉर्टेंट हिडन प्रॉपर्टीज़। एक तो है प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शंस और जो दूसरा है वो है प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शंस। ये बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एरे ही बेसिकली है एक, लेकिन ये हिडन एरे है। इसके अंदर हम कॉल बैक्स को पुश करते हैं। किन कॉल बैक्स को हम पुश करते हैं? जो हम डॉट देन मेथड्स को यूज़ करेंगे या डॉट कैच मेथड्स को आगे जाके यूज़ करेंगे, वो जो हम रजिस्टर वहाँ पे जो हम फंक्शंस करेंगे वो इन दो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे। जो भी आप मेथड या फंक्शन डॉट देन को पास करोगे वो प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शंस के अंदर एंटर हो जाएगा, या पुश कहेंगे हम उसको, पुश हो जाएगा। और जो डॉट कैच के ज़रिए से आप यूज़ करोगे, जो भी आप उसको फंक्शन दोगे, सो वो ऐड हो जाएगा प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शंस में। यहाँ पे एक कैवियट है, एक एक्सेप्शन है। अगर आप डॉट देन मेथड को जो दूसरा पैरामीटर वो भी फंक्शन देते हो तो फिर वो भी प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शंस में पुश होगा, वो प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शंस में पुश नहीं होगा। सो ये कुछ बातें हैं, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है जो आपको याद रखनी है। सो डॉट देन डॉट कैच ये दो मेथड्स हैं प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर पे, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि इन फंक्शंस का काम क्या है कि ये प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शन पे मेथड्स फंक्शंस को ऐड करता है, पुश करता है। और जो डॉट कैच मेथड का जो यूज़ है वो है कि जो प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शंस एरे हैं, ये जो भी हम फंक्शंस को या हैंडलर्स को रिसीव करेंगे डॉट कैच में, हम उसको डालेंगे सीधे प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शंस में। और जो एक तीसरा मेथड है हमारे पास वो है डॉट फाइनली। डॉट फाइनली आप एक कह सकते हैं ये एक रिसेट टाइप वाला मेथड है, या आप यूँ कह सकते हैं कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो या फुलफिल हो, ये मेथड तो ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो भी हम फंक्शन पास करते हैं फाइनली में, वो किसी जगह पे होल्ड नहीं होता है, वो कहीं पे स्टोर नहीं होता है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। नो मैटर व्हाट आपकी प्रॉमिस रिजॉल्व हुई है या रिजेक्ट हुई, बस आपकी जो प्रॉमिस है, हम कहते हैं कि अगर आपकी प्रॉमिस सेटल हो गई है तो फिर फाइनली में जो भी आप मेथड या फंक्शन पास करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और हम इसको एज ए रिसेट यूज़ करते हैं। जब भी हम डेवलपर्स की बात करते हैं तो हम उसको एज ए रिसेट के लिए, या अगर हमें कोई वाइप डाउन डेटा करना होता है तो हम मतलब कि ऐसा ही कुछ डेटा हम देंगे तो फिर वाइप हम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, बट मैंने बस इन्हीं कुछ गिने चुने मेथड्स को मैंने सिलेक्ट किया है। हमारे पास प्रॉमिस डॉट ट्रेस, प्रॉमिस डॉट ऑल, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैंने उनको इस वीडियो के अंदर नहीं लाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उन मेथड्स पे खुद जाके एक रिसर्च करें। सो मैंने आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़ाई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए। मैं चाहूँगा कि मैं उसको फिर से क्विकली इस एग्जाम्पल के लिहाज से रिकैप करूँ। सो हमने पहले एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, एक न्यू प्रॉमिस को मैं लिखा और वहाँ से हमें एक ऑब्जेक्ट मिला, और उस प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक एग्जीक्यूटर फंक्शन को दिया, और उस एग्जीक्यूटर फंक्शंस पे हमने दो आर्ग्यूमेंट्स को दिया, रिजॉल्व को और रिजेक्ट को। और उस एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर मैंने जब लॉजिक लिखा तो वो क्या था कि मैंने एक वेरिएबल को क्रिएट किया, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर नंबर 1 के बराबर है तो फिर हम इस प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं। जो प्रॉमिस स्टेट प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज करते हैं फुलफिल से, एल्स जो हमारा प्रॉमिस स्टेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, या उसमें हम रिजेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहले अगर फंक्शन हमारी जो रिजॉल्व हुई है, अगर हमारी प्रॉमिस रिजॉल्व हुई है, तो फिर जो प्रॉमिस रिजल्ट का वैल्यू होगा वो
जो भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं रिजॉल्व को वो वहाँ पे स्टोर होगा। अगर पहले हमारी फंक्शन रिजेक्ट हुई है तो जो भी वैल्यू रिजेक्शन का होगा या कोई भी एरर या रीज़न होगा तो वो रीज़न प्रॉमिस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। सो ये बातें हमने कही प्रॉमिस के बारे में, मैंने आपको सिंटैक्स बताया, बहुत सारी डिटेल्स बताई, और आई थिंक ये बहुत सारी डिटेल है जिससे आप प्रॉमिसेस को लिख सकते हैं। मैंने इंटरनल प्रॉपर्टीज़ की बात की आपसे, मैंने आपको बताया कि किस प्रॉपर्टी का क्या काम है, बट हम अब रियल वर्ल्ड में देखेंगे कि हम इन चीज़ों को किस तरह से काम में ला सकते हैं। लाइक हम डॉट देन पे बात करेंगे, डॉट कैश पे बात करेंगे, डॉट फाइनली मैं आपके लिए रखता हूँ, मैं देखूंगा कि आप कैपेबल हो गए हैं कि आप प्रॉमिसेस के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट। सो हम फिर से इस कोड एग्जाम्पल को लिखेंगे और इसी को हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में चेंज करेंगे। सो आप इस एग्जाम्पल को इसी तरह से लिख लीजिए और उसके बाद आप लिखेंगे प्रॉम ऑब्जेक्ट डॉट देन, और उस देन के अंदर आप एक हैंडलर दे रहे हो और उस हैंडलर के अंदर आप कंसोल डेटा कर रहे हो और उसके बाद लिख रहे हो प्रॉम ऑब्जेक्ट डॉट कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। सो इन दो मैसेज का काम क्या है मैंने आपको पहले ही बताया है। प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शंस के बारे में जो कि एक इंटरनल प्रॉपर्टी है प्रॉमिस ऑब्जेक्ट की, और मैंने बात की डॉट कैच पे, और मैंने ये भी कहा था कि प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शंस में जो भी हम मेथड्स को रजिस्टर करेंगे कैश के थ्रू वो प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शंस में पुश होता है। सो यहाँ पे मैं बताऊँगा, मैं थोड़ा सा एनिमेशन से आपको सिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। सो जैसे ही हमने प्रॉम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा, सो होता क्या है, जैसे हम न्यू प्रॉमिस को लिखते हैं, ये एक प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है, सो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। आप देख सकते हैं मैंने अपने स्क्रीन पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है और उसमें कुछ हिडन प्रॉपर्टीज़ हुई हैं, प्रॉमिस स्टेट, प्रॉमिस रिजल्ट और प्रॉमिस जो मेथड्स हैं जो मैंने अरेज बताया था वो भी हैं, और कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स को मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। और जब हम डॉट देन को लिख रहे हैं तो फिर जो हमने इस डॉट देन पे जो मेथड रजिस्टर किया है वो ऐड हो रहा है प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शंस में। ये एक एरो फंक्शन है। सो आप मान के चलिए ये वहाँ पे एज इज़ स्टोर हो रही है, ये वहाँ पे इसी तरह से रजिस्टर या पुश हो रही है, और फिर मैंने प्रॉम डॉट कैश को यूज़ किया और उसके अंदर भी एक फंक्शन को दिया, और वो जो फंक्शन है वो ऐड होती है प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शंस पे। सो अब मैजिक होता कब है, मैजिक सारा प्रॉमिस के अंदर जो भी आपने लॉजिक लगा के रखा है, मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल लॉजिक यहाँ पे रखा है नंबर के बारे में। लेकिन अब क्वेश्चन है, जब हम डॉट देन पे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, सो ये डेटा आ कहाँ से रहा है, ये डेटा, या अगर हम कैश के बारे में बात करेंगे सो ये एरर आ कहाँ से रहा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेटा एक्चुअल में प्रॉमिस रिजल्ट जो हिडन प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू है। अगर आपकी प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई, सो जो डेटा, जो वैल्यू प्रॉमिस रिजल्ट के अंदर होगा वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली इस फंक्शन में ऐड होता है, और आप उस वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं डॉट देन के अंदर या डॉट कैश के अंदर। बस डिपेंड करता है कि जो आपकी प्रॉमिस है उसके अंदर जो आपने लॉजिक लिखा है वो प्रॉमिस रिजॉल्व हुई है या रिजेक्ट हुई है। फिर से मैं कहूँगा, रिजॉल्व और रिजेक्ट का काम क्या है। अगर आपकी फंक्शन रिजॉल्व हुई है तो जो पहले डेटा आएगा वो स्टोर होगा प्रॉमिस रिजल्ट पे, लेकिन अगर आपकी प्रॉमिस रिजेक्ट हुई है और जो रिजेक्ट में आप वैल्यू दे रहे हो वो वैल्यू स्टोर होगा प्रॉमिस रिजल्ट में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम डॉट देन पे मेथड्स को रजिस्टर कर रहे हैं, जब हम एक मेथड या हम एक फंक्शन को दे रहे हैं, तो ये कहाँ से लाएगा उस डेटा को, हम उस डेटा के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं जो प्रॉमिस रिजल्ट में है। सो हमारे पास मैकेनिज्म है कि हमारे पास एक ऑटोमेटिकली एक जो फंक्शन है उस पर आता है आर्ग्यूमेंट, ये जो प्रॉमिस रिजल्ट का है, आप उसको किसी भी आर्ग्यूमेंट से बुला सकते हो। आप इसको डेटा 1 कर सकते हो, डेटा 2 कर सकते हो, वैलिड वेरिएबल नेम में आप यहाँ पे लिख सकते हो और आप फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हो। सो ये डेटा और एरर जो है वो प्रॉमिस रिजल्ट का वैल्यू होता है, इसीलिए वो यहाँ पे आ रहा है। फिर से मैं आप एनिमेशन में दिखाऊंगा कि जब हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉमिस स्टेट, प्रॉमिस रिजल्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। डॉट देन में जो भी हम मेथड्स को ऐड कर रहे हैं वो प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शंस, प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शंस में ऐड हो रही हैं। लेकिन जो वहाँ पे फंक्शन है
वो यूज़ कर रहे हैं, डॉट देन में जो फंक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं एक डेटा वेरिएबल को। सो ये डेटा वेरिएबल कहाँ से आएगा, ये प्रॉमिस रिजल्ट का वैल्यू होता है, जो भी वहाँ पे होगा वो यहाँ पे आएगा। अब एक क्वेश्चन होता है कि डॉट देन और डॉट कैच एक साथ एग्जीक्यूट होंगे या नहीं। ये डिपेंड करता है, अगर आपकी प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई है तो फिर ओनली डॉट देन मेथड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डॉट कैच उस जगह पे काम नहीं करेगा। सो डॉट देन तब काम करेगा जब आपकी प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई है। डॉट कैच तब काम करेगा जब आपकी प्रॉमिस रिजेक्ट हो गई है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको यही याद रखना है। डॉट देन प्रॉमिस फुलफिलमेंट के लिए काम करता है और डॉट कैच प्रॉमिस रिजेक्शन के लिए काम करता है। एक साथ दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, एक साथ ये दोनों काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर जो कहते हैं कि जब हम चेनिंग पे आएंगे, अगर वहाँ पे एरर कोई थ्रो होगा तो फिर वो कैच में हम उसको कैच कर सकते हैं, इसीलिए इसको कैच भी कहते हैं, ताकि जो एरर आपके प्रॉमिस में आएगी वो कहीं पे जाके हम उसको कैच कर सकते हैं। सो प्रॉमिस फुलफिल हो गई, डॉट देन जो भी मेथड्स हम रजिस्टर करेंगे, डॉट देन से जो प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शन में मेथड्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जो प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शन है उन पे कोई बात नहीं होगी। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हुई है तो फिर प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शन का कोई काम नहीं है। जो भी मेथड आप प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शन में आपने रजिस्टर किया होगा डॉट कैच के ज़रिए से, तो फिर वही एग्जीक्यूट होगा। सो ये बात थी डॉट देन डॉट कैच के बारे में, और बहुत सारी हमने इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस की। सो आपको प्रॉमिस के कॉन्सेप्ट्स पता हैं, आपको पता चल गया है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है, रिजॉल्व किस तरह से काम करता है, रिजेक्ट किस तरह से काम करता है, उस पर जो हम आर्ग्यूमेंट देते हैं वो कहा जाता है, और जो वो हम आर्ग्यूमेंट जो पास हम या स्टोर करते हैं प्रॉमिस रिजल्ट में, वो किस तरह से हम डॉट देन या डॉट कैच में यूज़ कर सकते हैं। अब हम फिर से जावास्क्रिप्ट के डिफ़ॉल्ट फीचर पे आएंगे कि जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है। मैंने आपको कोड एग्जांपल बताई थी console.log की, मैं आपको इसको साइड में साइड रखूंगा, और एक एग्जांपल दी थी एसिंक्रोनस की। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो कोड है ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। आपको आउटपुट पता है कि आउटपुट इसका जो आएगा वो है 1 2 3, और फिर जो है दूसरे का जो एसिंक्रोनस हमने लिखा है सेट टाइम आउट के जरिए से उसका आएगा 1 3 2। लेकिन अगर अब हम प्रॉमिसेस को यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में तो फिर आउटपुट क्या आएगा। हम सेम कोड लिखेंगे, मैं आपको एक कोड एग्जांपल दूंगा, आप इसको अपने ब्राउज़र में लिखिए और आप देखेंगे कि एक नया कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। सो इसका आउटपुट क्या होगा, आप कह सकते हैं 1 3 2 एंड 4, क्योंकि जो सेट टाइम आउट है या प्रॉमिस है वो एसिंक्रोनस कोड, हम उसे एसिंक्रोनस कोड लिखते हैं तो ये तो होगा ही। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ एक नई चीज़ सिखाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटपुट होगा वो है फर्स्ट, उसके बाद सेट टाइम आउट। ये जो सेट टाइम आउट है ये ऐड होगा इवेंट लूप में, कॉल बैक क्यू में या टास्क क्यू में। ओके, इन चीज़ों को समझने के लिए जो जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन मॉडल है, जावास्क्रिप्ट में कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, अगर आप वो सीखना चाहते हो, क्योंकि प्रॉमिसेस को सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन मॉडल है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, जो उसका कोड है या एसिंक्रोनस कोड है वो किस तरह से बिहेव करता है, तो फिर आप इस वीडियो से कुछ नहीं हासिल करेंगे। बट मैं कोशिश करूँगा कि आप इस बेसिक से कंसेप्ट को समझिए। जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन मॉडल भी बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझोगे। सो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो console.log है वो पहले फर्स्ट रिटर्न कर रहा है, और उसके बाद सेट टाइम आउट, ये जो फंक्शन हम रजिस्टर कर रहे हैं ये कॉल बैक या टास्क क्यू में जाएगी। उसके बाद हम लिख रहे हैं console.log 3 और ये रिजल्ट आउटपुट आएगा। लेकिन जो मिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है न्यू प्रॉमिस से। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप ये कहेंगे कि पहले सेट टाइम आउट हमने रजिस्टर किया था, पहले वो कोड आएगा और उसके बाद न्यू प्रॉमिस का। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है वो जस्ट लाइक एक सिंक्रोनस कोड की तरह काम करता है। ये बेसिकली एक, आप समझिए ये एक फंक्शन है, ये उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। सो ये सिंक्रोनसली काम करेगा। जो भी कोड इसके अंदर होगा, अगर वो एग्जीक्यूट होने वाला जो भी रिजॉल्व से पहले जो कोड आएगा वो सिंक्रोनसली हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन को console.log 4
इस एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए सेट टाइम आउट में हम एग्जीक्यूट इमीडिएटली नहीं करते हैं फंक्शन को, हम उसको ऐड करते हैं कॉल बैक क्यू में। लेकिन प्रॉमिस का जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है वो कहीं पे ऐड नहीं होती है, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होती है, सो उसको कहीं पे ऐड नहीं किया जाता है। और उसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ console.log4। मैंने आपको बताया प्रॉमिस एक बेसिक, एक जो सिंपल फंक्शन की तरह है। बस आपको जो ये हम आगे न्यू कीवर्ड लगा रहे हैं उसकी वजह से आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ये सिंपल कॉन्सेप्ट है न्यू प्रॉमिस का। और इसके अंदर मैं console.log4 को लिख रहा हूँ, और ये जो console.log है ये आउटपुट हमें कंसोल में देखने को मिलेगा। सो आपने ये सीखा कि जब हम सेट टाइम आउट के ज़रिए से जब हम वेब एपीआई को कॉल करते हैं, तो अगर वो कॉलबैक एपीआई को यूज़ करता है तो फिर वो फंक्शंस ऐड हो जाएंगी कॉलबैक क्यू में, या जिसे हम टास्क क्यू भी कहते हैं। लेकिन जब प्रॉमिसेस की बात आते हैं, सो जो भी कोड आप प्रॉमिसेस के अंदर लिखते हो, जो भी आपका एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर लिखते हो, सो वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एज ए सिंक्रोनस कोड। उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा अनलेस आप उस प्रॉमिस को रिजॉल्व या रिजेक्ट करो। और फिर जो आप वो रिजॉल्व और रिजेक्शन वो आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो, वो जो पार्ट है, जो एसिंक्रोनस पार्ट रियली में जो प्रॉमिस का है वो हम हैंडल करते हैं डॉट देन और डॉट कैच के साथ, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि डॉट देन में आपको पता चलता है कि प्रॉमिस स्टेट चेंज हुई है, प्रॉमिस रिजल्ट अवेलेबल है कि नहीं, तब जाके वो मेथड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो प्रॉमिस जैसे ही फुलफिल हो गई, या जो प्रॉमिस स्टेट का वैल्यू है वो चेंज हो गया, फुलफिल, जो प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शंस हैं उसके अंदर जितने भी आपने मेथड्स को रजिस्टर किया होगा डॉट देन के साथ उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल एक प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, एक बेसिक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और उसके अंदर हम एक एग्जीक्यूटर फंक्शन को दे रहे हैं। वो एग्जीक्यूटर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट डायरेक्टली करती है console.log4, क्योंकि जो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है वो वर्क करती है जस्ट लाइक ए सिंक्रोनस कोड, नॉट ए सिंक्रोनस बट सिंक्रोनस कोड। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं ए सिंक्रोनस, जो ए है वो आगे लगाते हैं, सो लगता है कि ए सिंक्रोनस कोड, लेकिन प्रॉमिस एक्चुअल में काम किस तरह से करता है, ये सिंक्रोनस कोड की तरह काम करता है। एग्जीक्यूटर के अंदर के अंदर जितने भी आप कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा सिंक्रोनसली, अनलेस जो रिजॉल्व या रिजेक्ट होगा, फिर जो एसिंक्रोनस पार्ट है वो डॉट देन और डॉट कैच हैंडल कर। हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें की हैं प्रॉमिसेस के रिलेटेड। प्रॉमिसेस के अंदर हमने देखा कि हम प्रॉमिस को बेसिकली किस तरह से लिख सकते हैं। आपने ये भी जाना कि एक बेसिक जो सिंपल कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। न्यू कीवर्ड का क्या यूज़ है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको भी बता दिया कि जो एग्जीक्यूटर फंक्शन प्रॉमिस के अंदर आती है उसका क्या काम है, और जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है उस पर जो दो आर्ग्यूमेंट्स रिजॉल्व और रिजेक्ट है उनका क्या काम है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं रिजॉल्व को या रिजेक्ट को, वो कहाँ जाता है, और फिर वो किस तरह से हम डॉट देन में या डॉट कैच के मेथड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत बातें हमने की प्रॉमिसेस के बारे में। मैंने आपको बेसिक प्रॉमिसेस के बारे में बहुत कुछ बता दिया। मैंने आपको हिडन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया। हिडन प्रॉपर्टीज़ जो मैंने डिस्कस की, प्रॉमिस स्टेट, प्रॉमिस रिजल्ट, प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस की। बट अब हम देखेंगे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की कि हम एसिंक्रोनसिटी को कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम एसिंक्रोनस कोड को कहाँ पे यूज़ करेंगे। एसिंक्रोनस कोड एक्चुअल में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं किसी प्रोग्राम के लिए, लाइक BCA, BTech, जो भी आप कर रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म भरते हो वहाँ पे आपको एक फ़ोटो या अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। वहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है कि आप एक तरह से जो फाइल है, जो पिक्चर है वो अपलोड करते हो, लेकिन साथ साथ आप एक फॉर्म को एडिट भी करते हैं और उसको फिलअप करते हैं, वाइल जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। सो ये एक एसिंक्रोनस बिहेवियर है। एसिंक्रोनस बिहेवियर का मतलब क्या है कि आप दूसरे काम भी एक साथ कर रहे हो, बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा है, और जब वो डेटा अवेलेबल होगा वो ऑटोमेटिकली खुद हमने कोड लिख के रखा है तो फिर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो एसिंक्रोनस का सबसे बड़ा यही काम है कि हम इसको सर्वर्स पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई डेटा फेच करना होगा या डेटा सेंड करना होगा तो हम उस टाइम पे प्रॉमिसेस को या एसिंक्रोनिसिटी को यूज़ करते हैं। सो ये बड़ा यूज़ केस है एसिंक्रोनस कोड का। लेकिन अब आप क्वेश्चन पूछोगे
कि जावास्क्रिप्ट में हम रियल वर्ल्ड में प्रॉमिसेस एपीआई के साथ अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सा तरीका है कि हम उसके साथ काम कर सकते हैं। आपके पास एक एपीआई आती है फेच एपीआई, जो कि एक ऑल्टरनेटिव है XML HTTP रिक्वेस्ट का। आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं और आप देखेंगे खुद कि फेच किस तरह से XML HTTP रिक्वेस्ट को इम्प्रूव करता है और जो वहाँ से डेटा आता है आप उसको किस तरह से बेटर वे में आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि जो फेच एपीआई है आप उसमें प्रॉमिस को किस तरह से चेंज करोगे। अगर आपकी प्रॉमिस जो आप लिख रहे हो अगर वो दूसरी प्रॉमिस रिटर्न कर रही है तो फिर आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे, लेकिन मैं उसको डिस्कस करूंगा .fetch API की मदद से। सो आप अपने ब्राउज़र को खोलिए और अपने ब्राउज़र के अंदर आप लिखिए console.log fetching started और उसके बाद आप लिखिए fetch और उसको इन्वोक कीजिए, लेकिन विद द आर्गुमेंट ऑफ https://jsonplaceholder.org/post/1 और उसके बाद लिखिए .then और .then पे आप एक फंक्शन को रजिस्टर कीजिए और उस रजिस्टर पे रेस्पॉन्स आप आर्गुमेंट देंगे और फिर आप उस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रहे हैं response.json को और फिर हम एक और .then मेथड लिख रहे हैं। सो यहाँ पे रियली हम चेनिंग की बात कर रहे हैं, हम .then मेथड को चेन कर रहे हैं और फिर एट लास्ट हम कह रहे हैं एक .catch और उसके अंदर फिर से एरर वैल्यू और फिर हम लास्ट में लिख रहे हैं console.log fetch and but। सो क्या आउटपुट आएगा इस कोड का। यहाँ पे आपको पता है कि .then काम क्या करता है, .catch किस तरह से काम करता है, डेटा कहाँ से आ रहा है, ये जो res आर्ग्यूमेंट मैंने लिखा है ये कहाँ से आ रहा है, आपको सब कुछ पता है कि जब हम fetch को लिख रहे हैं सो बेसिकली हम एक प्लेस होल्डर को रख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉमिस स्टेट, प्रॉमिस रिजल्ट, प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शंस। जैसे ही प्रॉमिस फुलफिल होगी वहाँ पे डेटा होगा, जो प्रॉमिस रिजल्ट है वो डेटा क्या होगा, जो भी फेच एपीआई हमें रिजॉल्व के अंदर जो हमें डेटा देगी वो प्रॉमिस रिजल्ट के अंदर होगा। और जब हम .then लिखते हैं वो जो प्रॉमिस रिजल्ट है वो उसको हम किस तरह से .then के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक फंक्शन के अंदर उसको एज एन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उस फंक्शन को, जिसको मैं यहाँ पे res कह रहा हूँ। लेकिन जो रेस्पॉन्स आ रहा है हमारे फेच एपीआई से ये भी बेसिकली एक प्रॉमिस ही है, लेकिन ये कन्वर्ट होगी वैल्यू में और हम लिख रहे हैं console.log post fetching और फिर हम रिटर्न कर रहे हैं response.json। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे response.json को रिटर्न कर रहा हूँ, मैं इसको आगे भेज रहा हूँ कि जब भी हम जो हमारी दूसरी फंक्शन है वो इसको यूज़ कर सके। उसके बाद .then, सो .then पे जो डेटा वेरिएबल है वो कहाँ से लाएगा, क्योंकि जो प्रॉमिस है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, जो प्रॉमिस है वो तो फुलफिल हो गई और जो डेटा है वो यूज़ किया, ये जो res वेरिएबल हमने यूज़ किया है वो तो उसने यूज़ कर लिया। सो डेटा कहाँ से आएगा, जो .then के अंदर मैंने मेथड लिखा था उसके अंदर मैंने रिटर्न किया है res.json। सो ये एक प्रॉमिस हमें रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये जो .json मेथड है ये अवेलेबल है फेच एपीआई पे। आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, प्रॉमिस एपीआई का कोई अपना मेथड नहीं है, ये फेच एपीआई का मेथड है, लेकिन ये जो मेथड है ये रिटर्न करता है प्रॉमिस को। सो मैं इसको आगे भेज रहा हूँ, चेन में आगे मैं भेज रहा हूँ। सो जो नेक्स्ट मेथड होगा वो इस डेटा को हैंडल कर सके, वो इस डेटा के साथ काम कर सके। सो ये जो res.json है वो कहाँ एंटर हो रहा है, वो हो रहा है डेटा में, जो .then नेक्स्ट मेथड है और उस डेटा के अंदर हम लिख रहे हैं console.log data, console.log fetching ended with parse data और फिर हम लिख रहे हैं .catch और उसके अंदर हम दे रहे हैं वेरिएबल को ERR, console.log ERR, console.log fetching ended with error। सो आपको एरर भी पता है, अगर आपकी प्रॉमिस फेच जब हम यूज़ करते हैं, जब हम फेच को हमने कॉल किया, सो अगर हमारी प्रॉमिस रिजेक्ट हो गई सो .then कंप्लीटली इग्नोर हो जाएंगे और जो हमारी प्रॉमिस है वो डायरेक्ट आ जाएगी .catch पे और वो वहाँ पे दिखेगी कि इसने कौन सा मेथड रजिस्टर किया है जो प्रॉमिस रिजेक्ट रिएक्शन इस पे अवेलेबल है और उस मेथड को एग्जीक्यूट करेगी, या उस मेथड को जो हम कहते हैं इवेंट लूप में डायरेक्टली
यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, जो डॉट देन से जो आप भी मेथड्स ऐड करते हो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स इवेंट लूप में माइक्रो टास्क क्यू में ऐड होते हैं। सो अगर माइक्रो टास्क खाली है तो फिर ये मेथड जो है वो ये वहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने कहा कि आपको जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन मॉडल है या इवेंट लूप जो जावास्क्रिप्ट का है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो डॉट कैच में जो भी आप मेथड दे रहे हो वो माइक्रो टास्क क्यू में ऐड होगा। अगर फिर वहाँ पे कोई मेथड अवेलेबल नहीं होगा सो उस मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल स्टैक में डाल देंगे, तभी जाके ये जो एरर है हमें कंसोल लॉग करेगा और उसके बाद हम console.log fetch एंड करते हैं। सो आप सोच रहेंगे कि इसका वैल्यू होएगा fetching started, फिर promise API जो है वो वहीं पे रहेगी, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो fetch API है वहाँ पे मैंने कोई कोड नहीं लिखा है, हम कोई एग्जीक्यूटर फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये fetch को इस तरह से लिखा है कि हम एक आर्गुमेंट दे रहे हैं एक ऐसे URL को जहाँ से हम डेटा को fetch कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं या कुछ पोस्ट कर सकते हैं, और फिर हम उस डेटा को उस प्लेस होल्डर जो हमें मिलता है प्रोमिसेस से हम उसको यूज़ कर सकते हैं डॉट देन और फिर डॉट कैच के साथ अगर एरर आएगा और जो console.log है वो फेच एंड आएगा। सो इसका आउटपुट क्या आएगा आप इसको अपने कंसोल में देख लीजिए, आप देखेंगे कि जो आउटपुट है वो इस तरह से होगा। सो ये था बेसिकली प्रोमिसेस का कंसेप्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस आपको ध्यान देना है कि मैंने कहाँ पे क्या कहा है। फाइनली मैंने आपको एक एग्जांपल दी है रियल वर्ल्ड की, जहाँ पे मैं JSON प्लेस होल्डर से डेटा गेट कर रहा हूँ और फिर हम उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं। आई नो कि जो मैंने एग्जांपल दी है वो मैंने बहुत जल्द ही आपको समझाया कि मैंने इन डेप्थ नहीं गया हूँ फेच API पे, क्योंकि फेच API पे एक अलग वीडियो बनने वाला है, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये जो फेच API है ये रियल वर्ल्ड में प्रोमिसेस API को कवर करता था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया ताकि आपको चेनिंग भी सिखा सकूं और आपको ये भी बता दूं जो मेथड्स हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। फिर से मैं बता दूं, क्लैरिफाई करूँगा कि जो हम डॉट देन पे मेथड्स देते हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो इवेंट लूप में माइक्रो टास्क क्यू में या इसको हम जॉब क्यू कहते हैं वहाँ पे स्टोर होता है, और फिर जब कॉल स्टैक खाली होगा जो हमारा इवेंट लूप है उसको किस तरह से काम करना पड़ेगा या वो किस तरह से काम करता है वो अपने तरीके से काम करेगा और इन मेथड्स को एग्जीक्यूट ऑन टाइम करेगा। सो ये था प्रोमिसेस के बारे में। आई होप कि आपको प्रोमिसेस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, आपको बिहाइंड द सीन्स पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से प्रॉमिस स्टेज प्रॉमिस रिजल्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होती है। सो लेट मी आस्क यू ए फेवर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट रहा है प्रॉमिस के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको उस प्रॉब्लम से निकालूं और उस डाउट से वो जो डाउट आपको होगा वो उसको क्लियर कर सकूं। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।